हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए इस साल की रिलीज सबसे डरावनी फिल्म इविल डेड राइज का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लेब टेरेसा जंगल में नदी किनारे मस्ती कर रहे थे। क्लेब ने टेरेसा से कहा, जाकर जेसिका को देख लो। टेरेसा जेसिका को देखने के लिए जाती है। फिर हमें एक कॉटेज दिखाई देता है। टेरेसा कॉटेज के अंदर जाती है। जेसिका बेड पर सोई हुई थी। टेरेसा ने उसे जागने के लिए कहा और वो एक बुक लेकर उसे पढ़ने के लिए बैठ जाती है। वह बुक पढ़ना शुरू ही करती है कि हम देखते हैं जेसिका उसके तरफ पीट करके बैठ गई है और बिना बुक देखे ही बुक में लिखी सारी लाइंस बोलने लगती है। यह सुनकर टेरेसा आश्चर्य हो जाती है और जेसिका से कहती है, बस करो जेसिका, तुम मुझे डरा रही हो। पर इतने में लाइंस बोलते बोलते जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लगती है। टेरेसा उसे संभालने की कोशिश करती है पर जेसिका बेहोश हो चुकी होती है। फिर अचानक अपनी आंखें खोलती है। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसने टेरेसा के बाल पकड़े और इतनी जोर से खींचा कि उसका बाल मांस के साथ उखड़कर बाहर आ गया। फिर हम क्लैब को देखते हैं जो नदी किनारे अपना ड्रोन उड़ा रहा था। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो टेरेसा किसी तरह उसके पास पहुंचती है, जिसका सर से खून बह रहा था और उसके बाल उखड़े हुए थे। इतने में जेसिका भी वहां आ जाती है। उसके फेस को देखकर क्लैब डर जाता है, पर जेसिका आगे बढ़कर उसके ड्रोन को हवा में पकड़ लेती है और उसके ब्लेड से अपना ही गला काट लेती है और नदी में कूद जाती है। क्लैब बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाता है, पर कुछ ही पल में उसका कटा हुआ सर नदी के बाहर फर्श पर आकर गिरता है। यह सब देखकर टेरेसा और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर जेसिका, जो नदी के पानी के अंदर थी, उड़ती हुई नदी के बाहर आती है और हवा में रुक जाती है। यहाँ से स्टार्ट होता है इविल डेड राइज मूवी। अब यहाँ से मूवी एक दिन पीछे शिफ्ट होती है, जहाँ से यह सब स्टार्ट हुआ था। लॉस एंजलिस के एक पुराने से अपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ एली अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। एली एक टैटू आर्टिस्ट है और 2 महीने से अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। एली के 3 बच्चों का नाम ब्रिजेट, डैनी और कैसी है। एली की बहन बेथ उससे मिलने आती है, जो कि प्रेग्नेंट है। जब बेथ को पता चलता है कि एली अलग रह रही है अपने हस्बैंड से, तो एली अपने बहन से बात करने के लिए बच्चों को बाहर पिज़्ज़ा लाने के लिए भेज देती है, जिससे कि वो खुलकर बेथ से बात कर सके। बेथ एली से कहती है कि तुमने मुझे सेपरेट होने के बारे में क्यों नहीं बताया। तो एली उसे बताती है कि उसने बेथ को 2 बार कॉल किया था। हम देखते हैं कि बच्चे पिज़्ज़ा लेकर वापस आ रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ जाता है। बच्चे डर से कार पार्किंग एरिया के पास बैठ जाते हैं। कार पार्किंग एरिया में क्रैक्स आ जाते हैं। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। तब डैनी की नज़र पार्किंग एरिया में बने एक हॉल पर पड़ती है। वो हॉल इतना बड़ा था कि उसके अंदर कोई भी इंसान जा सकता था। डैनी जानना चाहता था कि इसके अंदर क्या है। वह अंदर चला जाता है। वह जगह काफ़ी डरावनी थी। वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी और उसे वहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स मिलते हैं और फिर 3 प्रीस्ट की एक फ़ोटो मिलती है। यह सब देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ डेंजर स्पिरिट को कैद करके रखा गया है, जिसे रोक कर रखने के लिए वहाँ बहुत सारे क्रॉस लगाए हुए थे और जीसस क्राइस्ट भी थे। डैनी को वहाँ कपड़े से ढका एक किताब मिलता है। डैनी उन रिकॉर्ड्स और किताब को अपने बैग में रख लेता है। यहाँ हम एली और बेथ को देखते हैं, जो भूकंप आने की वजह से बच्चों के लिए बहुत परेशान थे। न्यूज़ से उन्हें पता चलता है कि अपार्टमेंट के आसपास के एरिया में काफ़ी क्रैक्स आ गए हैं। यह सुनकर एली और ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों से मदद मांगने जाती है। इतने में बच्चे लिफ्ट से आ जाते हैं। उन्हें देखकर एली को काफ़ी राहत मिलती है। साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। वह उन्हें समझाती है कि भूकंप के समय लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत हानिकारक हो सकता था। डैनी अपने रूम में चला जाता है।
एली लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ कपड़े लेकर लिफ्ट में चली जाती है और बेथ कैसी को नहलाने के लिए ले जाती है। डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, पर किताब खुल नहीं रही थी। उस किताब के किनारे में लंबे नुकीले दांत थे जो बंद थे। डैनी उसे खोलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर उन दांतों से लगकर डैनी की उंगली कट जाती है और उसका खून किताब में गिर जाता है। खून को वह किताब सोख लेती है और खुल जाती है। इस किताब में बहुत अजीब सी ड्राइंग्स बने हुए थे जो बहुत डरावने थे। ब्रिजेट डैनी को किताब के पन्ने बदलने से रोकती है। फिर डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्ले कर देता है। फर्स्ट रिकॉर्ड में एक प्रीस्ट या फादर इस किताब के बारे में बताने लगते हैं। यह किताब नटूरो दी मोंटो की 3 किताबों में से एक है। इसे बुक ऑफ द डेड भी कहते हैं। फादर अपने साथियों के साथ इस बुक के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे वह पुरानी सभ्यता के बारे में जान सके। डैनी अब सेकेंड रिकॉर्ड्स को प्ले करता है, जिसमें फादर उन मंत्रों को पढ़ रहे थे जो उस किताब में लिखी हुई थी। तभी अचानक वो प्लेयर डेमोनिक हो जाती है और डैनी बहुत कोशिश करता है, पर वो रिकॉर्ड रुकती नहीं। दूसरी तरफ एली को हम लिफ्ट में देखते हैं, जिसका शरीर अजीब तरीके से अकड़ने लगता है, मानो उसकी हड्डियां टूट रही हो। यह सब देखकर आप समझ जाएंगे कि डैनी ने जो रिकॉर्ड प्ले किया था उसके जरिए कोई डेमन आज़ाद हो गया है और उसने एली को पोजेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एली के फ्लोर की बिजली चली जाती है। कमरे में रखे उस किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। ब्रिजेट देखती है कि बस उनके यहाँ की लाइट गई है। बेथ और कैसी भी इसी रूम में थे। वे सभी डर जाते हैं। तभी एली लिफ्ट से बाहर आ जाती है। कुछ देर पहले हमने देखा था एली को लिफ्ट में, जहाँ उसकी सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। वह किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। इतने में बेथ और बच्चे भी उसके पास आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी हम एली को देखते हैं, जो बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे हमने फिल्म की शुरुआत में जेसिका को देखा था। एली को देखकर सभी डर जाते हैं। अचानक से एली शांत हो जाती है और बेथ से बोलती है, वह मेरे अंदर है और उसको मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने मत देना। उसके बाद एली भी जेसिका की तरह वॉमिटिंग करने लगती है और बेहोश हो जाती है। वे लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, पर सीढ़ियां भूकंप की वजह से टूट चुकी थी और लिफ्ट से जाना भी सेफ नहीं था। फिर एली की हालत को देखकर ही उन्हें लगता है कि एली मर चुकी है। वह उन्हें बड़ी मुश्किल से बेड तक ले जाते हैं। डैनी उसकी आंखें अपने हाथों से बंद करता है, पर एली अपनी आंख खोल लेती है। वो फिर आंखें बंद करता है। पड़ोसी भी अब आ चुके थे। वे सभी मिलकर एली के लिए आखिरी प्रेयर करते हैं। गैब्रियल और मिस्टर फॉन्ट बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। बेथ अपनी सिस्टर के पास बैठकर बातें करने लगती है। तभी बेथ का फोन रिंग होता है, जो कि एली का कॉल था। बेथ कॉल रिसीव करती है तो एली उससे कहती है, मेरा शरीर जल रहा है, और फिर बेथ का फोन टूट जाता है। अब एली के डेड बॉडी की आंखें फिर से खुल जाती है और वो बैठ जाती है। बेथ उसे टच करती है तो देखती है सच में उसका शरीर बहुत जल रहा था। वे सब मिलकर उसे बाथरूम में ले जाते हैं और बाथटब में लेटा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एली दीवार पर चढ़ गई है और बाथटब का पानी इतना गर्म हो गया था कि बॉयल होने लगता है। यह सब काफ़ी डरावना था। सभी का डर से बुरा हाल था। एली सभी को हार्म करने लगती है। उसने अपना टैटू मशीन ऑन किया और ब्रिजेट को जकड़ लेती है। तभी डैनी एली को मारकर उसे अपनी बहन से अलग करता है। डैनी को अब तक समझ आ गया था कि यह सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। डेमन को उसने आज़ाद कर दिया है, पर एली शांत नहीं बैठी। ऐसा लग रहा था कि एली के लिए यह सब खेल था। वह सभी की तरफ उंगली करती हुई काउंटिंग करती है कि अब किसकी बारी है। इतने में गैब्रियल और मिस्टर फॉन्ड आ जाते हैं। एली गैब्रियल पर कूद जाती है और अपने दांतों से गैब्रियल की एक आंख को निकाल लेती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में डाल देती है। इन सब के बीच बेथ बच्चों को लेकर अपार्टमेंट का गेट बंद कर देती है। वह लोग गेट के छेद से देख रहे थे
एली ने बिल्डिंग के सारे लोगों को मार डाला। ब्रिजेट डैनी पर चिल्लाती है कि उसने ही डीमंस को किताब से जगाया है। बेथ उन दोनों को रोकती है। इतने में एली कैसी को अपने बातों में बहलाकर दरवाजा खुलवा लेती है, पर बेथ उसे बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिजेट भी डेमन से पोजेस्ड हो गई है और उसके नाक कान मुंह से काला सा तरल पदार्थ निकल रहा है और फिर वो भी वोमिटिंग करने लग जाती है। बेथ उसे किचन में देखना आई तो उसने देखा ब्रिजेट कांच खा रही थी। फिर वह बेथ पर हमला करने लग जाती है। बेथ खुद को बचाकर भागती है। अब वो डैनी पर कैसी पर हमला करने लग जाती है। कैसी के ढोल से ब्रिजेट घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद मौका पाकर डैनी ब्रिजेट को बेड से बांध देता है। डैनी बेथ को किताब के बारे में बता देता है और वो यह भी बता देता है कि उसने सेकंड रिकॉर्ड तक प्ले किया है, थर्ड नहीं किया है। सेकंड किताब में कुछ मंत्र थे जिससे सुनने के बाद यह सब स्टार्ट हुआ है और प्लेयर भी खराब हो गया था। बेथ ने प्लेयर को ठीक किया। इसके बाद वो थर्ड रिकॉर्ड को प्ले करती है, पर वह हेडफोन लगा लेती है। वह नहीं चाहती थी कि किसी और के साथ कुछ और बुरा हो। जो कुछ भी हो उसी के साथ हो। बेथ को थर्ड प्लेयर में इस किताब के बारे में सारे राज पता चल जाते हैं। यह किताब एक प्रीस्ट को मिली थी। वह अपने साथियों के साथ मिलकर इसे ट्रांसलेट करना चाहते थे। यह किताब इंसान की चमड़ी से बनी हुई थी और इसमें स्याही की जगह इंसान के खून का इस्तेमाल किया गया था। किताब में लिखे मंत्रों के द्वारा नरक से बुरे डेमंस को बुलाया जा सकता था। इस किताब की वजह से ही प्रीस्ट को चर्च से निकाल दिया जाता है। बाद में प्रीस्ट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। चर्च ने बिल्कुल सही कहा था, इन डेमंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस किताब के कारण फादर ने अपने सभी साथियों को खो दिया। फादर ने कैसे भी करके इन डेमंस को कैद किया था और गॉड की सुरक्षा में रखा था ताकि यह बाहर ना आ पाए। उन्होंने रिकॉर्ड्स में ये भी बताया था कि इन डेमंस के ऊपर एक्सोर्सिज्म प्रेयर का कोई भी असर नहीं होता, पर डैनी की गलती की वजह से ये सारे डेमंस अब आज़ाद हो गए थे। इधर ब्रिजेट भी आज़ाद हो गई थी और अपने भाई को चाकू मार चुकी थी, पर डैनी ने उसे आग में जला दिया और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ एली बेथ के कमरे में आ जाती है और रिकॉर्ड को खुद से सुनाने लग जाती है। कैसी और बेथ कैसे भी करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं, पर डैनी मारा जाता है। एली के आने पर कैसी छिप जाती है और बेथ पर एली हमला कर देती है। उसे पता चल जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। तभी कैसी बेथ को सीजर पकड़ा देती है। बेथ सीजर एली के मुंह में घोंप देती है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और बेथ कैसी को लेकर वहां से जाने लगती है, पर ऊपर रखे कमरे के किताब के पन्ने खुद ब खुद बदलने लगते हैं और बहुत सारे पेड़ वाला कोई डेमन का चित्र चला आता है। जैसा चित्र था एली भी वैसी बन जाती है। कैसी और बेथ जैसे तैसे लिफ्ट की तरफ भागते हैं, पर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता। काफ़ी मुश्किलों से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आता है उसके अंदर खून बढ़ता जाता है। दोनों खून में डूब जाते हैं। किसी तरह दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं और कार में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, पर कार भूकंप से बने क्रैक में फंस जाती है। तब तक एली भी वहां पहुंच जाती है। बेथ और केसी छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बेथ को गैरेज का शटर खुला हुआ मिल जाता है। वह कैसी शटर के तरफ दौड़ते हैं। बेथ तो निकल जाती है, पर कैसी को एली पकड़ लेती है और अंदर खींच लेती है। एली कैसी को कटर से काटने ही वाली थी। बेथ कैसी को छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो भी अंदर चली आती है। एली जैसे ही बेथ को देखती है वह कैसी को छोड़कर बेथ की तरफ भागती है। मौका पाकर कैसी छुप जाती है। एली बेथ को खींचकर ग्राइंडिंग मशीन में डाल रही होती है। कैसी बेथ को बचाने के लिए मशीन बंद कर देती है। इतने में मौका पाकर बेथ उठती है और कटर से एली पर हमला कर देती है और कैसी से मशीन ऑन करने को कहती है। मशीन में पूरी तरह से एली को पीस देती है। खून के छींटे पूरे गैरेज में छिटक रहे थे। उन दोनों ने एली को मार डाला और वहां से भाग गए, पर डीमन नहीं मर सकता था। इसके बाद ही हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की लिफ्ट से नीचे आती है। यह वही लड़की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जेसिका।
वो इसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में रह रही थी। हर तरफ खून ही खून देखकर वो पुलिस को कॉल लगाने ही वाली थी, लेकिन तब तक डेमंस ने उसके शरीर को पोजेस्ट कर लिया। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मूवी के स्टार्टिंग में जेसिका अपने दोस्तों को क्यों मार रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं, नटुरे दी मोंटो सच में एक ऐसी किताब है जिसमें डीमंस के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई और आप आगे भी नई मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।